नमस्कार। कोर्ट दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट दिस वीक में आपका स्वागत है और साथ ही हम आज एक आधे घंटे इस हफ्ते की बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्यों की सरकारों भी अपनी सीमा के अंदर किसी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। केंद्र ने ये बात अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल एक याचिका पर कही है। इस याचिका में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग के सेक्शन 2F की वैधता को चुनौती दी गई। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ये सेक्शन केंद्र सरकार को बेलगाम शक्ति देता है। उन्होंने इसे मनमाना, तर्कहीन और अपमानजनक करार दिया है। दरअसल इस याचिका को लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि राज्यों की सरकारें भी अपनी सीमा के अंदर एक धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर सकती है। हिंदुओं की कम संख्या वाले 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाले केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। इसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारों को भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने ये दलील अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका के जवाब में दी है, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F की वैधता को चुनौती दी है। उपाध्याय ने अपनी अर्जी में धारा 2F की वैधता को चुनौती देते हुए कहा है कि यह केंद्र को अकूत शक्ति देती है, जो साफ तौर पर मनमाना, अतार्किक और आहत करने वाला है। याचिकाकर्ता ने देश के कई राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तय करने के निर्देश देने की मांग की है। उनकी ये दलील है कि देश में कम से कम 10 राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता का ये कहना है कि यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन नहीं कर सकते। गलत है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने साल 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया था। केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख राज्य में हिंदू, जैन समाज अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि हिंदू, यहूदी, बहाई धर्म के अनुयायी उक्त राज्यों में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। इसके साथ ही राज्य के भीतर अल्पसंख्यक के रूप में उनकी पहचान से संबंधित मामलों पर राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य को बताया कि विशेष जांच दल की निगरानी के लिए नियुक्त न्यायाधीश ने सिफारिश की है कि राज्य को इसे चुनौती देने वाली अपील दायर करनी चाहिए। अदालत ने निगरानी कर रहे न्यायाधीश के रुख पर राज्य की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए
प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी से कहा है कि जांच की निगरानी के लिए नियुक्त न्यायाधीश की रिपोर्ट से पता चलता है कि एसआईटी ने मिश्रा की जमानत को चुनौती देने की सिफारिश की थी। यूपी के चर्चित लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मामले में बुधवार को फिर सुनवाई हुई। इस कांड की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने जमानत रद्द कराने के लिए याचिका को चुनौती देने की सिफारिश की थी। चुनौती नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा की जमानत निरस्त करने की अर्जी पर आगे सुनवाई 4 अप्रैल को तय की है। तब तक सभी पक्षों को एसआईटी की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करना है। सीजीआई ने यूपी सरकार से कहा कि ऐसा लग रहा है कि जांच की निगरानी करने वाले एसआईटी की रिपोर्ट में आरोपी की जमानत को रद्द करने के पक्ष में है। इस पर सरकार की क्या राय है? यूपी सरकार के पक्षकार ने कोर्ट से कहा कि इस संबंध में सरकार से निर्देश लेकर ही बता सकते हैं। कोर्ट को ये बताया गया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती दे देनी चाहिए और उसको मिली जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा कि या तो आरोपी की जमानत रद्द की जाए या हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, साथ ही तथ्यों की अनदेखी की है। मिश्रा की जमानत को पीड़ितों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार से निगरानी समिति की सिफारिश के बावजूद जमानत को चुनौती नहीं देने पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई निगरानी समिति ने यूपी सरकार से कहा था कि वो आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे। मंगलवार को इस सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा था कि उसने मिश्रा की जमानत अर्जी का विरोध किया था। याचिकाकर्ता का यह आरोप पूरी तरह से गलत है कि राज्य सरकार ने अर्जी का प्रभाव ढंग से विरोध नहीं किया। वहीं यूपी पुलिस ने शीर्ष कोर्ट से कहा था कि राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी केस के गवाहों और पीड़ितों के परिजनों की सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं। सभी गवाहों से उनकी सुरक्षा को लेकर नियमित संपर्क भी किया जा रहा है। आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय शीर्ष अदालत के दिशा निर्देशों की अवहेलना की। आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिनों जमानत दी थी। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने जमानत का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं विज्ञान भवन में आयोजित 19वां डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में सीजीआई रमन्ना ने अपने विचार बेबाक तरीके से रखे। विषय था लोकतंत्र, जांच एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारी। जस्टिस रमन्ना ने अपने संबोधन में निष्पक्ष जांच पर जोर दिया। सीजीआई रमन्ना ने सलाह दी कि सभी जांच एजेंसियां एक संस्था के अंदर काम करें। There is an immediate requirement for the creation of an independent umbrella institution for the investigating agencies, so as to bring various agencies like CBI, SFIO, ED, etc. under one roof. This body is required to be created under a statute, clearly defining its powers, functions and jurisdictions. Such a law will also lead to much needed legislative oversight. It is imperative for the organization to be headed by an independent and impartial authority to be appointed by a committee akin to the one which appoints the director of CBI. The head of the organization can be assisted by deputies who are specialists in different domains. This umbrella organization will end multiplicity of proceedings. A single instance these days gets investigated by multiple agencies, often leading to dilution of evidence, contradictions in depositions, prolonged incarnation of innocence. उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में अति पिछड़े समुदाय एमबीसी वन्यार को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में दिए गए 10.5% आरक्षण को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवाई की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसने आरक्षण को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वनियार समुदाय पर अहम फैसला दिया है।
अदालत ने तमिलनाडु के वनियार समुदाय को दिया गया 10.5% आरक्षण रद्द कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने वनियार आरक्षण अधिनियम 2021 को असंवैधानिक ठहराया है। वनियार तमिलनाडु की सबसे पिछड़ी जाति है। उसे राज्य सरकार ने इस समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10.5% आरक्षण दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट का आदेश कायम रखते हुए वनियार आरक्षण रद्द करने का आदेश दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि वनिया कुल क्षत्रियों को MBC के बाकी 115 समुदायों से अलग एक समूह में वर्गीकृत करने का कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए 2021 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। इसलिए हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा जाता है। कोर्ट ने आगे कहा, राष्ट्रपति की सहमति के मुद्दे पर आंतरिक आरक्षण लागू करने के लिए राज्य को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जाति आंतरिक आरक्षण का आधार हो सकती है, लेकिन ये एकमात्र आधार नहीं हो सकती। जिन कानूनों को चुनौती दी गई थी वे थे The Tamil Nadu Special Reservation of Seats in Educational Institutes including private educational institutes and appointments or posts in the services under the state within the reservation for the most backward classes and Denotified Communities Act 2021। विशेष कानून कथित तौर पर वनियार, जो कि MBC की एक जाति की है, उसकी मांग को पूरा करने के लिए लाया गया था, जिसमें वो दावा करते थे कि वो संख्यात्मक रूप से प्रमुख समुदाय हैं, लेकिन MBC DNC श्रेणी में अन्य समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। तमिलनाडु विधानसभा में पिछले साल फरवरी में तत्कालीन सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक सरकार द्वारा पेश विधेयक पारित किया गया था। इसमें वनियारों के लिए 10.5% आंतरिक आरक्षण प्रदान किया गया था। इसके बाद द्रमुक सरकार ने जुलाई 2021 में इसके अमल का आदेश जारी किया था। राज्य सरकार ने MBC और गैर अधिसूचित समुदायों के लिए कुल 20% आरक्षण को 3 अलग अलग समुदायों की श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। इसके तहत वनियारों के लिए 10% से अधिक उप कोटा तय किया गया था। पहले वनियारों को वनिया कुल क्षत्रियों के नाम से जाना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जांच के मामले में राज्य सरकार को मायूसी हाथ लगी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की जांच को ट्रांसफर करने के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि हम इस मामले को छुएंगे भी नहीं, यानी कि जांच CBI ही करेगी। राज्य सरकार ने शीर्ष न्यायालय से मामले के जांच को CBI से लेकर कोर्ट की निगरानी में SIT को सौंपने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI से जांच नहीं कराए जाने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि SIT बनाकर जांच उसे सौंपी जाए। महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि CBI निदेशक SK जायसवाल राज्य के DGP रह चुके हैं। ऐसे में राज्य के पुलिस अधिकारियों से जुड़ी जांच निष्पक्ष नहीं रह सकती। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने देशमुख पर लगाए गए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की प्राथमिक जांच करने का CBI को निर्देश दिया था। परमबीर ने देशमुख पर गृह मंत्री रहते 100 करोड़ रुपए प्रति माह की वसूली करने समेत भ्रष्ट आचरण के कई आरोप लगाए थे। वहीं इस संबंध में अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में देशमुख ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 अप्रैल को बिना उनका पक्ष सुने उनके खिलाफ जांच किए जाने का एक तरफा आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने बिना किसी उचित वजह के राज्य सरकार और वहां की पुलिस पर अविश्वास जताया। परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से अपने तबादले से नाराज होकर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने बिना सभी पक्षों को सुने और तथ्यों की पड़ताल किए CBI को मामला सौंप दिया। परमबीर ने पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि उसने परमबीर के आरोपों को गंभीरता से लिया।
उनकी जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी का गठन किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को सीधे एफआईआर दर्ज करने को तो नहीं कहा, लेकिन प्राथमिक जांच के लिए कह दिया। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का बेवजह अतिक्रमण है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुंबई हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ जांच सीबीआई से हटाकर एसआईटी को दिए जाने की मांग याचिका में कहा गया था कि एसके जायसवाल राज्य के डीजीपी रह चुके हैं, जो कि अब सीबीआई के डायरेक्टर हैं। इसलिए सीबीआई इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर सकती। मामले की जांच को अब सीबीआई की जगह एसआईटी को दे दिया जाना चाहिए। इस मामले पर राज्य सरकार का तर्क था कि वर्तमान सीबीआई निदेशक के नेतृत्व में हो रही जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुई तोड़फोड़ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने हमले की निंदा करते हुए घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने को कहा है। वहीं आप की तरफ से पेश हुए वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईटी जांच की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला और तोड़फोड़ के मामले में आप विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई में दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की सुनवाई से पहले पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने याचिका का विरोध किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के पक्ष को सामने रखा। उन्होंने हमले का सीसीटीवी फुटेज और फोटो भी दिखाया। सिंघवी ने कहा कि ये घटना दिल्ली पुलिस की लापरवाही का नतीजा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पर भी कुछ महीने पहले इसी तरह का हमला हो चुका है। सिंघवी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई जांच कमेटी की तरह इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर जांच कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा सिंघवी ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हमले से जुड़े सबूत सुरक्षित रखे जाएं। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री के आवास पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने घटना को लेकर कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री आवास की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये गलत है। हमने वीडियो में देखा है कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। कोर्ट ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये किसी आम आदमी पर हमले की बात नहीं है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर हमले की बात है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। इस मामले में होने वाली सभी कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से गंभीरता से काम कर रही है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने याचिका का विरोध किया। संजय जैन ने कहा कि इस पर गृह मंत्रालय और पुलिस की एक बैठक भी हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वयं ही संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई शिकायत नहीं की। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने इस घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दाखिल करने को भी कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर अब अगली सुनवाई 25 अप्रैल को करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।